सन 1682 उत्तरी भारत की वादियों में बसा एक छोटा लेकिन समृद्ध राज्य था अमरगढ़। हरे भरे पहाड़, नदियों से घिरा उपजाऊ मैदान और शांतिप्रिय जनता, यह सब अमरगढ़ को एक स्वप्नलोक जैसा बनाता था। राज्य पर शासन करते थे राजा वीरनारायण सिंह, एक प्रजावत्सल और न्यायप्रिय शासक जिनका नाम दूर दूर तक सम्मान से लिया जाता था। लेकिन उनके जीवन में एक घाव था जो कभी नहीं भरा। उनका एकमात्र पुत्र राजकुमार सौर्यवीर वर्षों पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया था। सौर्यवीर का जन्म एक शुभ दिन हुआ था। पूरा राज्य दीपों से सजाया गया था और लोगों ने उसे अमरगढ़ का सूर्य कहा। वह बचपन से ही तेजस्वी और बुद्धिमान था, लेकिन जब वह केवल 3 वर्ष का था तभी महल में एक भयावह आग लगी। अफरा तफरी में कई कक्ष जलकर राख हो गए। उसी अफरा तफरी में सौर्यवीर भी गायब हो गया। कई दिन तलाशी चली, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि बच्चा आग में जल गया, जबकि कुछ का मानना था कि उसे कोई उठा ले गया। राजा वीरनारायण ने वर्षों तक खोज जारी रखी। दरबारियों, साधुओं, सेनापतियों, हर किसी से सलाह ली। भाग 2, धरोहर की परीक्षा। राजदरबार में जैसे बिजली दौड़ गई हो। वर्षों से बुझा हुआ उम्मीद का दीपक फिर जल उठा था। वीरमित्र के आगमन ने सबको चौंका दिया था। क्या वह वास्तव में वही खोया हुआ राजकुमार था, या यह महज एक संयोग था? राजा वीरनारायण की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन अनुभव की सख्ती भी। उन्होंने तुरंत ऐलान किया, जब तक सच्चाई सामने न आ जाए कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। उस रात महल में हलचल मची रही। पुरातन दस्तावेज निकाले गए, रानी की पुरानी स्मृतियां टटोली गईं और दाई मां तुलसी से विस्तार से पूछताछ की गई। अगले दिन राजा ने सब दरबारियों को आमंत्रित किया और सार्वजनिक रूप से घोषणा की, अमरगढ़ के नियमों के अनुसार किसी भी उत्तराधिकारी की पहचान केवल वंशानुगत अधिकार से नहीं होती। उसे धरोहर की परीक्षा पास करनी होती है। 3 स्तर की परीक्षा, स्मृति, चिन्ह और तत्व। इन परीक्षाओं से ही पता चलेगा कि वीरमित्र वास्तव में सौर्यवीर हैं या नहीं। सभा में एक सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें वीरमित्र पर थीं, लेकिन उसका चेहरा शांत था, जैसे वह वर्षों से इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसने राजा की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं। पहला चरण, स्मृति की परीक्षा। इस चरण में रानी ने बचपन की कई घटनाओं से जुड़े सवाल पूछे। क्या तुम्हें याद है वह शंख जो हम हर जन्मदिन पर बजाते थे? रानी ने पूछा। वीरमित्र थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हां, वह सफेद शंख जिसकी गर्दन पर एक नीली लकीर थी। उसकी आवाज बाकी शंखों से अलग थी, कुछ भारी और गूंजती हुई। रानी की आंखें भर आईं। वही विशेष शंख उन्होंने एक कारीगर से बनवाया था। फिर राजा ने पूछा, तुम्हारे पास और क्या स्मृति है? वीरमित्र बोला, एक सपना जो बार बार आता है, जलता हुआ महल, आग की लपटें और एक महिला जो मुझे उठाकर भागती है। मुझे लगता है वही दाई मां थी। सभा में खुसर फुसर शुरू हो गई। कई दरबारी अब विश्वास करने लगे थे कि यह वही सौर्यवीर है। दूसरा चरण, चिन्ह की परीक्षा। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आया, शारीरिक और वस्तुगत पहचान। रानी ने बताया कि सौर्यवीर की दाहिनी जांघ पर एक त्रिकोण जैसी जन्म चिन्ह थी और उसकी बाईं हथेली में एक हल्का कट का निशान था जो उसे बचपन में गिरने पर आया था। राजा ने आदेश दिया कि महल के वैद्य और पुरोहित सार्वजनिक रूप से परीक्षण करें। पर्दा लगाया गया। वीरमित्र ने दोनों चिन्ह दिखाए और दोनों बिल्कुल वैसा ही था जैसा वर्षों पहले दर्ज किया गया था। इसके बाद वह लाल रेशमी पट्टी लाई गई जिसे रानी ने अपने हाथों से बनवाया था। उस पर रेशमी धागों से सक्षर कढ़ा हुआ था। वह पट्टी वही थी, वीरमित्र के गले से हमेशा बंधी हुई। अब तो राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उठकर वीरमित्र को गले से लगा लिया, लेकिन मंत्री कुलभूषण अभी भी चुप नहीं बैठा। तीसरा चरण, तत्व की परीक्षा। यह परीक्षा सबसे विशेष थी। अमरगढ़ के महल में एक तत्व सिंहासन रखा था, एक पत्थर का सिंहासन जिसे सूर्यवर्गीय चक्र कहा जाता था। कहा जाता है कि वह केवल
असली राजवंश के रक्त से सक्रिय होता है। जब सही उत्तराधिकारी उस पर बैठे तो एक अदृश्य ध्वनि उत्पन्न होती है और सिंहासन के पीछे दीवार पर छुपा चिन्ह प्रकाशित होता है। सभा अब खुले प्रांगण में लाई गई। सिंहासन को मध्य में रखा गया और हजारों लोग देखने आए। वीरमित्र को जैसे ही बैठने का संकेत दिया गया, वह निडर होकर आगे बढ़ा। सबकी सांसें थम गईं। जैसे ही वीरमित्र उस तत्व सिंहासन पर बैठा, कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। कुलभूषण मुस्कुराने ही वाला था कि तभी एक धीमी कंपन हुई और दीवार के पीछे लगे पत्थर पर हल्की सी सुनहरी रेखा उभरी। सूर्य का चिन्ह, वही चिन्ह जो केवल सौर्यवंशियों के स्पर्श से जागृत होता था। अब कोई शक नहीं रहा, वीरमित्र ही राजकुमार सौर्यवीर था। राजकीय घोषणा। राजा ने तुरंत शंख बजवाया। आज से अमरगढ़ का उत्तराधिकारी सौर्यवीर पुत्र वीर नारायण लौट आया है। जनता ने जयकारों से आकाश गूंजा दिया। जय सौर्यवीर महाराज की। लेकिन मंत्री कुलभूषण के चेहरे पर एक अलग ही रंग था। वह धीरे धीरे सभा से खिसकने लगा। उसके मन में षड्यंत्र पल रहे थे। उसी रात राजा ने दरबार में अंतिम आदेश दिया। कल से राजकुमार सौर्यवीर को शासन की शिक्षा दी जाएगी। लेकिन याद रखो, केवल सिंहासन तक पहुंचना उद्देश्य नहीं, उसे संभालना ही असली परीक्षा है। सौर्यवीर ने सिर झुकाया। मैं अपनी प्रजा के लिए जीऊंगा और उस गायब हुए समय को कर्म से पूरा करूंगा। अमरगढ़ में उत्सव शुरू हो गया। महलों में दीप जलाए गए, मंदिरों में भजन गूंजे और गांव गांव मिठाई बांटी गई। लेकिन अंधेरे में बैठा एक चेहरा अब भी शांत नहीं था। कुलभूषण, तू चाहे राजकुमार हो, लेकिन ताज अभी मेरा सपना है, उसने फुसफुसाया। भाग 3। षड्यंत्र की छाया। राजकुमार सौर्यवीर की वापसी ने अमरगढ़ की फिजाओं को बदल दिया था। हर गली, हर चौराहा, हर आंगन अब उल्लास और उमंग से भरा था। वर्षों से जो राज्य उत्तराधिकारी के लिए तरस रहा था, अब उसे उसका वारिस मिल गया था। लेकिन हर उजाले के पीछे एक परछाई होती है, और इस बार वह परछाई थी मंत्री कुलभूषण। कुलभूषण दरबार में मौन था, लेकिन उसके अंतर्मन में आग धधक रही थी। वर्षों की मेहनत, योजनाएं और राजा का विश्वास पाने की चालें, सब पर पानी फिरता दिख रहा था। वह जानता था कि अब सौर्यवीर का रास्ता रोकना आसान नहीं होगा, लेकिन वह हार मानने वालों में नहीं था। उसी रात कुलभूषण अपने निजी कक्ष में एक पुराने व्यक्ति से मिला, एक दुष्ट तांत्रिक जिसका नाम था आचार्य भैरवदत्त। वर्षों पहले उसे अमरगढ़ से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन कुलभूषण ने उसे गुप्त रूप से छिपा कर रखा था। राजकुमार वापस आ गया है, कुलभूषण बोला। अब या तो उसे मिटाना होगा या फिर उसकी छवि को धूमिल करना होगा। भैरवदत्त ने आंखें बंद की और मुंह से मूत्र बुदबुदाया। फिर बोला, राजकुमार तो मजबूत है, लेकिन अगर उसकी जनता ही उस पर विश्वास खो दे तो सिंहासन खुद ही खाली हो जाएगा। तरीका? कुलभूषण ने पूछा। झूठा आरोप, षड्यंत्र और कुछ ऐसा जिससे लगे कि वह राज्य के लिए खतरा है। अगले ही दिन अमरगढ़ के दक्षिणी गांव में एक अजीब खबर फैलती है। राजमहल का सैनिक दल गांव में घुसा और वहां की फसलें जला दी। लोग हक्के बक्के रह गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक ग्रामीण ने बताया, सैनिकों का नेतृत्व स्वयं सौर्यवीर कर रहे थे। यह खबर बिजली की तरह पूरे राज्य में फैल गई। कुछ लोगों ने इसे झूठ कहा, लेकिन कुछ का भरोसा डगमगाने लगा। सौर्यवीर को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसने राजा के सामने स्पष्ट किया, मैं उस गांव में गया ही नहीं, मुझे बदनाम करने की साजिश है। राजा ने चिंतित स्वर में कहा, मैं जानता हूं बेटा, लेकिन हमें सच जानना होगा। मैं स्वयं जांच का आदेश देता हूं। सौर्यवीर ने खुद वहां जाने का निर्णय लिया। जब वह गांव पहुंचा तो वहां की हालत देखकर उसकी आत्मा कांप गई। खेत राख बन चुके थे, जानवर मरे पड़े थे और लोग रो रहे थे। लेकिन तभी एक वृद्ध किसान ने उसका स्वागत किया और कहा, महाराज, मुझे यकीन है कि यह आपका काम नहीं। जिन लोगों ने यह सब किया उनके चेहरे ढंके थे, पर एक के हाथ पर गज का चिन्ह था, वही चिन्ह जो मंत्री कुलभूषण के निजी सैनिकों के पास होता है। यह सुनकर सौर्यवीर का माथा ठनका।
मंत्री, उसने मन ही मन कहा, क्या वो ही मेरे खिलाफ यह खेल रच रहा है? शौर्यवीर ने तुरंत गुप्तचरों को आदेश दिया, कुलभूषण के किले के आसपास नजर रखो, हर आने जाने वाले की जानकारी दो। इधर कुलभूषण ने दूसरा दांव चला। उसने भैरवदत्त की मदद से एक नकली राजवंशीय लिपि तैयार करवाई, जिसमें यह झूठ लिखा गया था कि शौर्यवीर असली वारिस नहीं है, बल्कि एक पुजारी का पुत्र है जिसे राजा ने गद्दी पर बैठाने के लिए चुना है। इस पत्र को उसने दरबार में लीक करवा दिया। दरबारियों में खलबली मच गई। क्या यह सच है? अगर यह पुजारी का बेटा है तो गद्दी पर कैसे बैठ सकता है? राजा वीरनारायण ने सभा बुलवाई। उन्होंने पत्र को देखा और कहा, यह लिपि राजवंशीय नहीं है, इसकी भाषा नकली है और मोहर जाली है। लेकिन अफवाहें फैलने लगी थी। शौर्यवीर ने अब खुद कुलभूषण का सामना करने की ठानी। वह उसके महल पहुंचा और गर्जना की, कुलभूषण, जो कुछ हो रहा है उसके पीछे तुम हो। अपने मुख से सच कबूल करो। कुलभूषण ने शांत स्वर में कहा, मैं मंत्री हूं, मेरा धर्म है राज्य की रक्षा करना। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति गद्दी पर बैठे तो क्या चुप बैठना चाहिए? शौर्यवीर ने तलवार निकाली और कहा, तुमने राजा और प्रजा दोनों के साथ विश्वासघात किया है। मैं प्रमाण लाऊंगा और फिर तुम्हारा न्याय करूंगा। अब शौर्यवीर ने खेल पलटने का निर्णय लिया। उसने गुप्तचरों को भैरवदत्त को पकड़ने का आदेश दिया। कुछ ही दिन में भैरवदत्त को एक गुफा में मंत्र तंत्र करते रंगे हाथों पकड़ा गया। जब उसे दरबार में लाया गया तो उसने सबके सामने कबूल किया, हां, मैंने कुलभूषण के कहने पर गांव जलवाए, पत्र बनवाए और षड्यंत्र किए। अब सब कुछ साफ था। राजा वीरनारायण ने आदेश दिया, कुलभूषण को गिरफ्तार करो, उसे जनता के सामने न्याय के लिए पेश किया जाएगा। कुलभूषण भागने की कोशिश करता है, लेकिन शौर्यवीर उसे सिंह द्वार पर ही रोक लेता है। अब तू राजद्रोही है, शौर्यवीर कहता है, और राजद्रोह की सजा अमरगढ़ में केवल एक है, जनता का न्याय। सभी दरबारियों, सैनिकों और आम जनता की मौजूदगी में कुलभूषण पर मुकदमा चला। सबूत, गवाह और स्वीकारोक्ति के बाद उसे जेल में डाल दिया गया। राज्य में अब शांति की लहर थी, लेकिन शौर्यवीर जानता था खतरे अभी खत्म नहीं हुए। भाग 4, राजपुत्र की शिक्षा। कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद अमरगढ़ में एक नई सुबह ने जन्म लिया। वर्षों बाद महल की गलियों में फिर से वीणा और मृदंग की स्वर लहरियां गूंजने लगी थीं। प्रजा में विश्वास लौटने लगा था और राजा वीरनारायण की आंखों में वर्षों बाद संतोष की झलक दिखाई दी। लेकिन शौर्यवीर जानता था, राज्य की रक्षा केवल तलवार से नहीं होती। शासन भी एक युद्ध होता है जो नीति, बुद्धि और धैर्य से लड़ा जाता है। राजा ने उसी दिन घोषणा की, अब समय आ गया है कि राजकुमार को समस्त शास्त्रों, रणनीति, राजनीति, न्याय और जनसेवा की शिक्षा दी जाए। वह केवल उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि एक आदर्श राजा बने। 2 शिक्षा का प्रारंभ। अगले ही दिन शौर्यवीर को महल के विद्या कक्ष में ले जाया गया, जहां कभी उनके पिता भी शिक्षा लिया करते थे। वहां के प्रधान शिक्षक थे आचार्य देवव्रत, एक वृद्ध लेकिन अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण, जो चाणक्य और भीष्म के विचारों के ज्ञाता माने जाते थे। पहला दिन ही कठिन था। देवव्रत ने कहा, राज्य चलाना शेर की सवारी है। अगर तुम एक क्षण के लिए भी ढीले पड़े तो या तो तुम गिरोगे या पूरी प्रजा। शौर्यवीर ने सिर झुकाया, मैं तैयार हूं आचार्य। नीति शास्त्र और धर्म। पहले चरण में शौर्यवीर को नीति शास्त्र पढ़ाया गया। उसे बताया गया कि राजा को 4 स्तंभों पर शासन करना होता है, धर्म, नीति, युद्ध और सेवा। आचार्य ने पूछा, अगर एक चोर भूखा है और अन्न चुराता है तो तुम क्या करोगे? शौर्यवीर ने सोचा और उत्तर दिया, उसका अपराध क्षम्य है, मैं उसे सजा नहीं, सेवा दूंगा ताकि वह फिर चोरी न करे। देवव्रत मुस्कुराए, तुम्हारा हृदय राजा का है। न्याय का अध्ययन। शौर्यवीर को फिर सिखाया गया कैसे न्याय दिया जाता है। उसे पुराने मुकदमों की फाइलें दी गईं और कहा गया, तय करो कि क्या निर्णय उचित था।
एक दिन एक प्रकरण सामने आया। एक गरीब महिला अपने बेटे को चुराई गई लकड़ी से आग जलाते पकड़ी गई थी। पहले मंत्री ने उसे कोड़ों की सजा दी थी। शौर्यवीर ने कहा, अपराध के पीछे की भावना देखनी चाहिए। वह महिला अपराधी नहीं, पीड़ित है। राजा ने जब यह सुना तो उन्होंने शौर्यवीर के निर्णय की प्रशंसा की और उस महिला को महल में रसोई में नौकरी दी। युद्धकला और घुड़सवारी। अब बारी थी शारीरिक प्रशिक्षण की। शौर्यवीर पहले ही तलवार में कुशल था, लेकिन महल के सेनापति जयसिंह राठौर ने उसे उन्नत शस्त्रों का ज्ञान देना शुरू किया। भाला, चक्र, धनुष और गदा। जयसिंह बोले, युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं जीते जाते, बल्कि धैर्य और रणनीति से। शौर्यवीर को पुराने युद्धों का अभ्यास कराया गया, जैसे गज सेना से घिरे युद्ध, पर्वतीय घात और कूटनीतिक मोर्चा। एक दिन उन्होंने शौर्यवीर को एक चुनौती दी। अगर तुम्हारे पास केवल 100 सैनिक हैं और सामने शत्रु की 500 की सेना है, तो क्या करोगे? शौर्यवीर ने उत्तर दिया, मैं उनकी जल आपूर्ति काट दूंगा। बिना लड़े ही सेना हार जाएगी। जयसिंह मुस्कुराए, अब तुम सीख रहे हो। जनसंपर्क और सेवा। राजा वीरनारायण ने शौर्यवीर को आदेश दिया। राजा केवल सिंहासन पर नहीं बैठता, वह जनता के आंगन में भी उतरता है। जाओ, गांव गांव घूमो, समस्याएं सुनो और समाधान खुद दो। शौर्यवीर एक सप्ताह तक गुप्त रूप से राज्य में घूमता रहा। कहीं नहर टूटी थी, कहीं विद्यालय बंद थे, कहीं किसान कर्ज में डूबे थे। वह वापस लौटा और एक विस्तृत योजना बनाई। गांवों में जनसभा हर महीने हो, न्याय के लिए घूमती पंचायत बने, सैनिकों को खेती की शिक्षा भी दी जाए। राजा ने उसकी योजना को स्वीकृति दी। अमरगढ़ में पहली बार जन संवाद प्रारंभ हुआ। कूटनीति और विदेश नीति। देवव्रत अब शौर्यवीर को बाहरी दुनिया के बारे में पढ़ाने लगे। हर राज्य मित्र नहीं होता, कुछ हाथ मिलाते हैं तो कुछ छुरा छिपाकर आते हैं। शौर्यवीर ने तत्कालीन 4 पड़ोसी राज्यों का अध्ययन किया। कालीगढ़, एक शक्तिशाली सैन्य राज्य जो कभी अमरगढ़ से युद्ध कर चुका था। राजवंत, व्यापार में समर्थ लेकिन चालबाज, राजा के अधीन। विजयनगर, धार्मिक और शांतिप्रिय लेकिन सीमित सेना। सिंह राज्य, नए राजा के साथ अस्थिर स्थितियों में। शौर्यवीर ने सलाह दी कि विजयनगर के साथ धार्मिक संबंध बढ़ाएं, राजवंत से व्यापार समझौता करें और सिंह राज्य में राजदूत भेजें। अंतिम परीक्षा। 4 महीने बीत चुके थे। अब आचार्य और राजा ने तय किया कि समय आ गया है। राज दीक्षा की अंतिम परीक्षा का। यह परीक्षा 3 भागों में थी। राजनीति की पहेली। आचार्य ने कहा, अगर तुम्हारा सेनापति शत्रु से मिल गया हो लेकिन उसका कोई प्रमाण न हो तो तुम क्या करोगे? शौर्यवीर बोला, उस पर नजर रखूंगा, भावनात्मक रूप से उसे बांधूं और धीरे धीरे सच सामने लाऊंगा। बिना प्रमाण सज्जा न्याय नहीं होता। जनता का सामना। उसे आम सभा में ले जाया गया, जहां उसे गांव वालों के सामने खड़ा किया गया। हर किसी को उसे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। किसी ने कहा, आप राजा होंगे तो हमें क्या मिलेगा? किसी ने पूछा, आप पुराने घाव कैसे भरेंगे? शौर्यवीर ने उत्तर दिया, आपको सिर्फ भोजन और सुरक्षा नहीं, सम्मान और भविष्य मिलेगा। गुप्त निर्णय। महल के एक मंत्री को छिपकर साजिशकर्ता बनाया गया और शौर्यवीर को उसके बारे में खुद पता लगाना था। 2 दिन में उसने मंत्री के गुप्त संदेश पकड़ लिए और राजा को रिपोर्ट दी। राजा ने सबके सामने घोषणा की, मेरे बेटे ने हर परीक्षा उत्तीर्ण की है। वह अब न केवल राजकुमार है बल्कि अमरगढ़ का भविष्य भी है। राज्याभिषेक की तैयारी। राजमहल सजाया जाने लगा। चारों दिशाओं से दूत और राजा आने लगे। अमरगढ़ में उत्सव का माहौल था, लेकिन एक परछाई फिर लौट रही थी। कालीगढ़ का राजा धर्म राक्षस, जो वर्षों पहले वीरनारायण से पराजित हुआ था, अब फिर अपनी सेना के साथ सरहद के पास मंडरा रहा था। राजा ने शौर्यवीर को बुलाकर कहा, बेटा, राज्याभिषेक के बाद शायद पहला युद्ध तुम्हें ही लड़ना पड़े। शौर्यवीर ने शांत होकर कहा, मैं तैयार हूं पिताश्री। अब मैं केवल उत्तराधिकारी नहीं, अब मैं अमरगढ़ की ढाल भी हूं। भाग 5।
युद्ध की गूंज, राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों पर थीं। महल की दीवारों को सुनहरे कपड़ों से सजाया गया था। चारों दिशाओं से अतिथि आ रहे थे और अमरगढ़ की प्रजा नए युग के स्वागत में गीत गा रही थी। लेकिन इसी बीच महल के गुप्तचर ने दरबार में घुसते ही एक पत्र राजा को सौंपा। वह कालीगढ़ के राजा धर्मराक्षस का था। यदि अमरगढ़ का ताज शौर्यवीर के सिर पर चढ़ा तो यह युद्ध की घोषणा मानी जाएगी। राजा वीरनारायण ने पत्र पढ़ा, फिर शांत स्वर में कहा, तो युद्ध अब टलने वाला नहीं। राज्य को अब अपनी तलवार फिर तेज करनी होगी। रण की तैयारी। शौर्यवीर को बुलाया गया। वह शांत भाव से आया और बोला, पिताश्री, मैं जानता हूं कि यह राज्याभिषेक की अग्नि परीक्षा होगी। मैं रणभूमि में उतरने को तैयार हूं। राजा ने कहा, युद्ध का अर्थ केवल पराक्रम नहीं होता, रणनीति होती है। युद्ध में तुम्हें अपने से 5 गुना बड़ी सेना से टकराना है। अमरगढ़ की सेना छोटी थी, लेकिन प्रशिक्षित और संगठित। शौर्यवीर ने अपने सेनापति जयसिंह, गुरु देवव्रत और गुप्तचरों के प्रमुखों के साथ रणनीति बनाई। कालीगढ़ की सेना को दल दल वाले क्षेत्र में लाना, रात के समय हमला कर भ्रम पैदा करना और अंत में मृत समझे गए गुप्त सैनिक दल को पीछे से वार करना। शौर्यवीर ने सेना के बीच जाकर भाषण दिया, हमारी संख्या कम है पर हमारी भावना विशाल है। आज हम केवल अमरगढ़ की रक्षा नहीं कर रहे, हम अपने भविष्य, अपनी पहचान और अपने न्याय का युद्ध लड़ने जा रहे हैं। युद्ध का पहला दिन। कालीगढ़ की सेना अमरगढ़ की सीमा पर आ पहुंची। उनकी संख्या थी लगभग 15,000 सैनिक, जबकि अमरगढ़ के पास थे केवल 4,000 योद्धा। लेकिन मैदान शौर्यवीर ने चुना था। नदी के किनारे का दलदल क्षेत्र। पहला आक्रमण कालीगढ़ की ओर से हुआ। उनके भारी घुड़सवार दल ने अमरगढ़ की बाहरी चौकी को घेर लिया। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके घोड़े कीचड़ में धंसने लगे। तभी अमरगढ़ के धनुर्धरों ने ऊंचाई से बाणों की वर्षा शुरू कर दी। घोड़े घबराए, सैनिक पीछे हटे। यह रणनीति काम आई। शौर्यवीर ने जयसिंह को आदेश दिया, अब पीछे से आक्रमण करो। गुप्त सैनिकों का दल दलदल के पीछे से निकलकर हमला करता है और कालीगढ़ के पहले मोर्चे को पीछे धकेल देता है। पहला दिन अमरगढ़ की जीत से समाप्त होता है। विश्वासघात। दूसरे दिन की सुबह अमरगढ़ के एक वरिष्ठ सैनिक वीरभान ने अचानक शिविर में हाहाकार मचा दिया। वह घायल हालत में आया और बोला, राजकुमार को पकड़ने की साजिश है। हमारे ही शिविर में एक गद्दार है। पूरी सेना में हलचल मच गई। शौर्यवीर ने गुप्तचरों को चौकस कर दिया। कुछ ही घंटों में पता चला, एक रात्रि रक्षक, जिसे कुलभूषण के समय नियुक्त किया गया था, अब भी कालीगढ़ से जुड़ा था। उसे रंगे हाथों संदेश भेजते पकड़ा गया। उसे तुरंत कैद किया गया। इससे शौर्यवीर समझ गया, युद्ध केवल बाहरी नहीं, अंदरूनी भी होता है। अंतिम आक्रमण की रात। तीसरे दिन अमावस्या की रात थी। कालीगढ़ को विश्वास था कि अंधेरे में अमरगढ़ की सेना टूट जाएगी, लेकिन यही योजना शौर्यवीर की थी। उसने सैनिकों को 2 भागों में बांट दिया। एक दल सामने से प्रतीक्षा करेगा, लेकिन युद्ध नहीं करेगा, और दूसरा दल पीछे की ओर से जंगल से चुपचाप आएगा। आधी रात को कालीगढ़ ने हमला किया, लेकिन सामने कोई नहीं था। वे भ्रम में आगे बढ़े। तभी पीछे से अमरगढ़ की सेना ने आक्रमण किया। कालीगढ़ की सेना को घेरा गया। स्वयं शौर्यवीर सामने आए। उनका मुकाबला हुआ कालीगढ़ के युवराज विराट सिंह से। दोनों की तलवारें टकराईं। आकाश गूंज उठा। कुछ ही देर में शौर्यवीर ने विराट सिंह को पराजित किया। वह घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। धर्मराक्षस ने यह देख युद्ध रोकने का आदेश दिया। वह जान चुका था, अब और लड़ना आत्मघात होगा। विजय और सम्मान। शौर्यवीर ने घायल विराट सिंह को उठाया और कहा, हम दुश्मन नहीं थे, बस 2 राजधर्मों के सैनिक थे। तुम्हें अमरगढ़ में चिकित्सा दी जाएगी। यह सुनकर राजा वीरनारायण बोले, आज शौर्यवीर ने साबित कर दिया कि वह न केवल वीर है, बल्कि सच्चा राजा भी है। राज्य लौटते ही पूरे अमरगढ़ में उत्सव मनाया गया। मंदिरों में दीप जलाए गए, गीत गाए गए और चारों ओर केवल एक नाम था, जय शौर्यवीर। राज्याभिषेक अब तय था और अमरगढ़ को उसका सबसे योग्य राजा मिलने वाला था। भाग 6। राज्याभिषेक और एक नया युग। कालीगढ़ पर विजय के बाद अमरगढ़ की धरती पर
फिर से शांति का सूरज उगा था। मंदिरों में शंखनाद हुआ, गलियों में फूलों की वर्षा हुई और हर चौपाल पर बस एक ही बात हो रही थी, अब सौर्यवीर को राजा बनते देखना है। राजा वीरनारायण ने घोषणा की, पूर्णिमा के दिन जब आकाश में चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में होगा, अमरगढ़ को उसका नया राजा मिलेगा। राज्याभिषेक की तैयारियां, महल की हर ईंट धोई जा रही थी। सिंहासन कक्ष को गुलाब, बेला और कदम्ब के फूलों से सजाया गया। हाथी, घोड़े और पालकियां रंग बिरंगे वस्त्रों से लिपटी थीं। विदेशी अतिथियों के लिए रथ भेजे गए और महाकवि स्वयं राज्याभिषेक के गीत की रचना कर रहे थे। देवव्रत आचार्य ने सौर्यवीर को आखिरी बार बुलाकर कहा, आज से हर शब्द, हर निर्णय और हर मौन तुम्हारा राज्य होगा। यह ताज केवल स्वर्ण नहीं, तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। सौर्यवीर ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, मैं यह भार धर्म की तरह उठाऊंगा और कभी इसे केवल अधिकार नहीं समझूंगा। राज्याभिषेक का दिन पूर्णिमा की सुबह थी। आकाश बिल्कुल निर्मल था। हजारों नागरिकों की भीड़ राजमहल के बाहर एकत्र थी। ध्वज लहराने लगे, शंख बजने लगे। सौर्यवीर सफेद वस्त्रों में, माथे पर केसरिया तिलक लगाए, धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़े। गुरु देवव्रत ने वेद मंत्रों के बीच उन्हें तिलक लगाया। जय सिंह ने तलवार भेंट की और महाराज वीरनारायण ने स्वयं अपने हाथों से मुकुट उनके सिर पर रखा। अब मैं, राजा वीरनारायण, अमरगढ़ का सिंहासन मेरे पुत्र और इस भूमि के रक्षक सौर्यवीर को सौंपता हूं। जैसे ही मुकुट सौर्यवीर के सिर पर सजा, आकाश में शंखनाद गूंजा, सैनिकों ने तलवारें उठाईं और जनता ने एक स्वर में पुकारा, जय महाराज सौर्यवीर, अमर हो, अमर हो। पहला निर्णय, राज्याभिषेक के तुरंत बाद सौर्यवीर ने सभा बुलाई और पहला आदेश दिया, युद्ध में घायल कालीगढ़ सैनिकों को अमरगढ़ के वैद्य चिकित्सा देंगे। जिन गांवों में युद्ध की वजह से नुकसान हुआ, वहां तुरंत अनाज और निर्माण सामग्री भेजी जाएगी। हर महीने जन दरबार होगा, जहां राजा स्वयं जनता की समस्याएं सुनेगा। लोगों को पहली बार लगा, हमारा राजा सिर्फ सिंहासन पर बैठा शासक नहीं, हमारे बीच का कोई है। नए युग की निम्ब सौर्यवीर ने अमरगढ़ को सिर्फ बाहरी शत्रुओं से नहीं, भीतर की जड़ता से भी मुक्त करने की ठानी। शिक्षा के लिए हर गांव में विद्याधाम की योजना शुरू हुई, जहां बच्चों को युद्ध, खेती, विज्ञान और नैतिकता की शिक्षा दी जाती। किसानों के लिए सौर्यवीर ने बीज भंडार और जल प्रबंधन समिति बनाई, जिससे सूखे और अकाल के समय में किसान सुरक्षित रहे। चुनौती, विरोधी मंत्री परिषद कुछ पुराने दरबारी सौर्यवीर की नीतियों से असंतुष्ट थे। वे कहते, इतनी छूट प्रजा को देना ठीक नहीं, राजा का वायास होना चाहिए। एक दिन सभा में एक मंत्री ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज, आप जनता के राजा बनते जा रहे हैं, सिंहासन के नहीं। सौर्यवीर ने उसकी ओर देखा और कहा, जो राजा जनता से कट जाए वह राजा नहीं, मूर्ति बन जाता है। मुझे मूर्ति नहीं बनना। सभा शांत हो गई। उसी दिन सौर्यवीर ने नियम लागू किया, हर निर्णय में जनता की भागीदारी होगी। न्याय के लिए हर जिले में चल न्याय चौकी बनी, जहां निर्णय 7 दिनों के भीतर देने की शपथ ली गई। स्त्रियों के लिए रानी मां की प्रेरणा से शौर्य योजना बनी, जिसमें स्त्रियों को भी तलवार, लेखन और शासन की शिक्षा दी जाने लगी। चुनौती, विरोधी मंत्री परिषद कुछ पुराने दरबारी सौर्यवीर की नीतियों से असंतुष्ट थे। वे कहते, इतनी छूट प्रजा को देना ठीक नहीं, राजा का वेहास होना चाहिए। एक दिन सभा में एक मंत्री ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज, आप जनता के राजा बनते जा रहे हैं, सिंहासन के नहीं। सौर्यवीर ने उसकी ओर देखा और कहा, जो राजा जनता से कट जाए वह राजा नहीं, मूर्ति बन जाता है। मुझे मूर्ति नहीं बनना। सभा शांत हो गई। उसी दिन सौर्यवीर ने नियम लागू किया, हर निर्णय में जनता की भागीदारी होगी। चुपचाप आता खतरा। परंतु जब अमरगढ़ अपने स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा था, सीमाओं पर एक नया तूफान आकार ले रहा था। पश्चिम दिशा से एक रहस्यमयी सेनापति अंधेश्वर के नाम से छोटे राज्यों को निगलता जा रहा था। गुप्तचर लाकर संदेश देते हैं, महाराज,
अंधेश्वर का अगला लक्ष्य अमरगढ़ हो सकता है। शौर्यवीर ध्यान से सुनते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, अगर अंधकार आ रहा है तो हमें दीपक जलाने होंगे, और सैनिक भी। उन्होंने गुप्त योजना बनानी शुरू की, लेकिन साथ ही राज्य को घबराने नहीं दिया। प्रजा की ओर से एक दिन एक वृद्ध किसान और उसकी पत्नी महल आए। शौर्यवीर दरबार से निकलकर खुद उनके पास पहुंचे। किसान बोला, राजा बेटा, तेरी वजह से अब खेत में पानी आता है, मेरा पोता पड़ता है और हमें डर नहीं लगता। बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, तू राजा नहीं, हमारा बेटा है। शौर्यवीर की आंखें नम हो गईं। यही वह क्षण था जब वह सच में समझ पाया कि एक राजा की सबसे बड़ी जीत युद्ध में नहीं, प्रजा के दिलों में होती है। अंत नहीं, एक शुरुआत। अमरगढ़ अब युद्ध नहीं, विकास की ओर बढ़ रहा था। राजा शौर्यवीर ने इतिहास में वह अध्याय शुरू किया जिसमें तलवारों से ज्यादा कलम की ताकत थी और सिंहासन से ज्यादा सेवा का सम्मान था। लेकिन अंधेश्वर की छाया धीरे धीरे सीमा की ओर सरक रही थी। भाग 7। अंधेश्वर की छाया, 1000 शब्द। अमरगढ़ अब शांति और समृद्धि की राह पर चल पड़ा था। शौर्यवीर के राज्य में कानून सख्त थे, लेकिन न्यायपूर्ण खेत लहलहा रहे थे। बालक विद्यालयों में पढ़ रहे थे और सेनाएं अनुशासित थीं। परंतु ठीक जब चंद्रमा अमावस्या की ओर बढ़ रहा था, सीमा की दिशा से एक नई आहट आई। अंधेश्वर, एक नाम जो साया बन गया। गुप्तचर प्रमुख विशालक आया और बोला, महाराज, पश्चिम दिशा के 4 राज्य एक के बाद एक गिर चुके हैं। वहां अब एक ही ध्वज फहरता है, काले नाग का। राजा शौर्यवीर ने पूछा, कौन है उनका सेनापति? नाम है अंधेश्वर। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। वह न सूर्य के समय आता है, न शत्रु छोड़ता है, केवल राख छोड़ता है। राजा गंभीर हो गया। क्या हमने कभी उससे समझौते की कोशिश की? उसके दूत नहीं आते महाराज, केवल छाया आती है। अंधेरे में जला दी। शौर्यवीर ने तुरंत 3 काम किए। सीमावर्ती गांवों को खाली कराया, प्रमुख किलों की मरम्मत शुरू कराई। एक गुप्त राजदूत को निशाचल भेजा, जहां अंधेश्वर की सेना डेरा डाले हुए थी। 2 सप्ताह बीते, कोई उत्तर नहीं आया। तीसरे सप्ताह की रात एक घोड़ा दौड़ता हुआ महल पहुंचा। उस पर बंधा था केवल एक कटा हुआ हाथ गुप्त राजदूत का। उसके साथ एक पत्ते पर लिखा था, शौर्यवीर को कहना, अंधेरा कभी समझौता नहीं करता। महल की गूंज। सभा बुलाई गई। रानी मां, सेनापति जयसिंह, आचार्य देवव्रत सभी एकत्र हुए। जयसिंह बोले, हम सीमा पर सेना बढ़ाएं। आचार्य बोले, कभी कभी बौद्धिक योजना भी आवश्यक होती है। शौर्यवीर ने कहा, इस बार युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़ा जाएगा, हमें उसकी जड़ समझनी होगी। एक पुरानी भविष्यवाणी। राजा वीरनारायण ने चुपचाप एक पुराना ग्रंथ लाकर शौर्यवीर को सौंपा। यह मेरी युवावस्था में मिला था। इसमें लिखा है, जब अमावस्या की छाया सूर्य को ढकेगी और काले नाग की ध्वजा लहराएगी, तब एक राजा जो न्यायप्रिय हो, वह ही उस छाया को चीर सकेगा। शौर्यवीर बोला, तो यह केवल युद्ध नहीं, एक समय की परीक्षा है। अंधेश्वर का पहला वार। कुछ दिन बाद अमरगढ़ की सीमा पर बसे गांव नेरगढ़ पर हमला हुआ। सैनिकों ने लौटते हुए बताया, हमने कोई चेहरा नहीं देखा, बस हवा में धुंध और तीरों की बारिश। जैसे छाया ने हमला किया। गांव में जला हुआ था, लेकिन कोई शव नहीं मिला, ना दुश्मन का, न हमारे सैनिकों का। सब जैसे गायब हो गए। शौर्यवीर ने गहरी सांस ली। यह युद्ध अब सामान्य नहीं है। एक योजना। शौर्यवीर ने गुरुदेवव्रत और मंत्रीगण के साथ एक अनोखी योजना बनाई। छाया दस्ते बनाए जाएंगे, विशेष सैनिक जो रात में चुपचाप जंगलों और खाइयों में काम करेंगे। हर किले में गुप्त मार्ग बनाए जाएंगे, और सबसे खास प्रतिछाया नामक योजना, जिसमें अंधेश्वर के विरुद्ध वैसी ही गुप्त चालें चलाई जाएंगी, नकाब से परे। अचानक गुप्तचर लाया गया, एक कैदी जो अंधेश्वर की सेना से था। शौर्यवीर ने कहा, नाम बताओ। वह बोला, नाम का कोई मोल नहीं, अंधेश्वर नाम नहीं, एक विचार है। अंधकार का राज्य लाना हमारा धर्म है, जहां कोई राजा न हो, बस भय हो। शौर्यवीर बोले,
अगर तुम्हारा धर्म भय है तो मेरा धर्म उम्मीद है। महल पर छाया की चाल। अगली अमावस्या की रात। महल में एक गुप्त सुरंग से धुआं उठने लगा। कुछ सैनिक बेहोश हो गए। महल के शस्त्रागार में अचानक आग लग गई। शौर्यवीर को जगाया गया। वह तुरंत अपनी तलवार उठाकर नीचे पहुंचा। छाया में कई काले वस्त्रधारी सैनिक थे, चेहरा छिपा हुआ, आंखें लाल। शौर्यवीर ने अकेले तलवार खींची और उनमें से एक को घायल कर दिया। उसका नकाब गिरा। वह कोई सामान्य सैनिक नहीं, अमरगढ़ का ही पूर्व रक्षक निकला। तुमने क्यों साथ दिया अंधेश्वर का? क्योंकि वहां ताकत है, यहां सिर्फ नैतिकता। कैदी बोला। उम्मीदें बुझा दी जाएंगी और अगली अमावस्या को तुम्हारा महल जलेगा। महल पर छाया की चाल। अगली अमावस्या की रात। महल में एक गुप्त सुरंग से धुआं उठने लगा। कुछ सैनिक बेहोश हो गए। महल के शस्त्रागार में अचानक आग लग गई। शौर्यवीर को जगाया गया। वह तुरंत अपनी तलवार उठाकर नीचे पहुंचा। छाया में कई काले वस्त्रधारी सैनिक थे, चेहरा छिपा हुआ, आंखें लाल। शौर्यवीर ने अकेले तलवार खींची और उनमें से एक को घायल कर दिया। उसका नकाब गिरा। वह कोई सामान्य सैनिक नहीं, अमरगढ़ का ही पूर्व रक्षक निकला। तुमने क्यों साथ दिया अंधेश्वर का? क्योंकि वहां ताकत है, यहां सिर्फ नैतिकता बनाम भय। शौर्यवीर ने घोषणा की, अगर अंधेश्वर ताकत से डर फैलाता है तो हम विश्वास से दीवार खड़ी करेंगे। सभी सैनिकों को कहा गया, अब हम सिर्फ दुश्मनों से नहीं, अपने भीतर की कमजोरी से भी लड़ेंगे। महल की अग्नि बुझा दी गई। कोई जान नहीं गई, लेकिन संदेश साफ था, युद्ध शुरू हो चुका है। समाप्ति नहीं, युद्ध की। सुबह सुबह सूर्य निकला, लेकिन उसकी रोशनी भी कुछ फीकी थी। अमरगढ़ शांत था, लेकिन शौर्यवीर की आंखों में एक ज्वाला जल रही थी। उन्होंने सभा में घोषणा की, अब तक हम रक्षक थे, अब हम योद्धा हैं। अंधकार चाहे जितना गहरा हो, दिया जलाने वाला हाथ मैं हूं, और जब तक मेरी सांस चलेगी, अमरगढ़ पर छाया नहीं छाएगी। अंतिम भाग। अंधकार का युद्ध। प्रस्तावना। अमरगढ़ का आकाश अब पहले जैसा शांत नहीं था। हर गांव, हर किला, हर हृदय इस भय में डूबा था कि अंधेश्वर की छाया अब किसी भी रात उन्हें निगल सकती है। राजा शौर्यवीर जानता था, अब निर्णय का समय है। अब युद्ध केवल सीमा पर नहीं, आत्मा के भीतर लड़ा जाएगा। युद्ध की पूर्व रात्रि महल के आंगन में सन्नाटा था। शौर्यवीर ने चुपचाप अपने सेनापति जयसिंह, गुरु देवव्रत, रानी मां और प्रमुख मंत्रियों को बुलाया। कल अंधेश्वर अपनी पूर्ण शक्ति से आक्रमण करेगा, शौर्यवीर ने कहा। देवव्रत बोले, महाराज, हमने जितना जाना है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं। उसकी चालें, उसकी चुप्पी, उसका आतंक, यह एक विचार है जो डर से पलता है। शौर्यवीर ने गहरी सांस ली। अगर वह विचार है तो हमें विचार से ही उत्तर देना होगा, लेकिन पहले शत्रु को रणभूमि तक खींचना होगा। रण की रचना। शौर्यवीर ने एक विशेष रण योजना बनाई। मध्य मैदान में आमंत्रण देकर अंधेश्वर की सेना को खुला युद्ध देना। बाएं और दाएं दो छिपे दल तैनात करना जो शत्रु के भीतर घुसकर भ्रम फैलाएं। युद्ध की रात। अमावस्या की रात। काली धूल आकाश में फैल रही थी और तभी पश्चिम दिशा से उठे हजारों मशालें अंधेश्वर की सेना आ चुकी थी। घोड़े हिनहिनाए, नगाड़े गूंजे और धुएं के पीछे से आवाज आई, शौर्यवीर आओ, या हम तुम्हें भीतर खींच लेंगे। शौर्यवीर ने उत्तर दिया, मैं आ रहा हूं, लेकिन अपनी धरती को छोड़कर नहीं, उसे बचाने के लिए। और तीसरा, एक गुप्त प्रतिछाया दल जो अंधेश्वर तक पहुंचे और उसके असली स्वरूप को उजागर करे। जयसिंह बोला, महाराज, यह योजना युद्ध से अधिक बुद्धि की मांग करती है। शौर्यवीर मुस्कुराया, यही तो हमारी शक्ति है। युद्ध की रात। अमावस्या की रात। काली धूल आकाश में फैल रही थी और तभी पश्चिम दिशा से उठे हजारों मशालें अंधेश्वर की सेना आ चुकी थी। घोड़े हिनहिनाए, नगाड़े गूंजे और धुएं के पीछे से आवाज आई, शौर्यवीर आओ, या हम तुम्हें भीतर खींच लेंगे। शौर्यवीर ने उत्तर दिया, मैं आ रहा हूं,
लेकिन अपनी धरती को छोड़कर नहीं, उसे बचाने के लिए। युद्ध का आरंभ। जैसे ही सेना आमने सामने हुई, एक अद्भुत दृश्य बना। एक ओर सफेद और केसरिया ध्वजों वाली अमरगढ़ की सेना, और दूसरी ओर काले झंडों, नंगी तलवारों और अज्ञात चेहरों वाली अंधेश्वर की फौज। पहला वार अंधेश्वर की ओर से हुआ, जलते हुए तीरों की बारिश। अमरगढ़ की ढालें उठीं, सैनिक आगे बढ़े, लेकिन तभी हवा में धुआं फैला छाया। सेनाएं अदृश्य होकर भीतर घुसने लगीं। यह वही समय था जब सौर्यवीर की दूसरी योजना काम आई। गुप्त दस्ते की चाल, छिपे हुए प्रतिछाया दस्ते जंगलों के भीतर से अंधेश्वर के केंद्र की ओर बढ़े। नेता था युवा योद्धा विभान, जिसे सौर्यवीर ने गुप्त रूप से तैयार किया था। उन्होंने अंधेश्वर के तंबू में घुसकर देखा, वहां कोई सेना नहीं थी, बस एक विशाल श्याम वस्त्र पहना व्यक्ति बैठा था, आंखें बंद, चारों ओर आग के दीप। विभान चुपचाप आगे बढ़ा, लेकिन तभी उस व्यक्ति ने आंखें खोली। मैं जानता था तुम आओगे, लेकिन देर हो गई। सौर्यवीर और अंधेश्वर का आमना सामना। रणभूमि में सौर्यवीर स्वयं तलवार लेकर आगे आया, और धुएं में से निकला एक काला आकृति, ऊंचा, स्थिर और बिना चेहरा। क्या तुम ही अंधेश्वर हो? सौर्यवीर ने पूछा। उत्तर आया, मैं नहीं, मैं वह हूं जो हर मनुष्य में छिपा होता है, डर। मैं नाम नहीं, भावना हूं। फिर आज तुम्हारा अंत एक तलवार से नहीं, एक विचार से होगा। सौर्यवीर ने शंख बजाया, और उसके साथ ही अमरगढ़ की सेना ने एक नया मंत्र दोहराना शुरू किया। न भय, न हार, सच्चाई से हो संसार। अंधेश्वर चौंका, उसकी सेना पीछे हटने लगी। विभान की बलिदान। इसी बीच विभान ने तंबू के भीतर एक रहस्य खोज निकाला। अंधेश्वर की शक्ति का मूल था वह श्याम पताका, जिसे विशेष जादुई विधियों से तैयार किया गया था। विभान ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना उस ध्वज को आग में झोंक दिया। जैसे ही ध्वज जला, रणभूमि में खड़ा अंधेश्वर कांप उठा। उसका स्वरूप चटकने लगा, उसके मुखौटे गिरने लगे। सौर्यवीर दौड़कर आया और अपनी तलवार से उसकी तलवार को गिरा दिया। अंधेश्वर ने एक अंतिम चीख मारी और धुएं में विलीन हो गया। दस युद्ध का अंत। धूप फैलने लगी। काले वस्त्रधारी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। कुछ रोने लगे, कुछ अचंभित थे। सौर्यवीर ने घोषणा की, जो आत्मसमर्पण करेगा उसे क्षमा मिलेगी। लेकिन अब अमरगढ़ में डर नहीं, दया राज करेगी। रणभूमि में मृत विभान का शरीर लाया गया। सौर्यवीर उसकी ओर झुका और कहा, आज अमरगढ़ को जो नया युग मिला है वह तुम्हारे बलिदान से मिला है। एक नया युग। महल में दिए जलाए गए, शांति का पर्व मनाया गया। अंधेश्वर के पूर्व सैनिकों के लिए श्रम कल्याण योजना बनी। युद्ध से अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय खोले गए, और अमरगढ़ की सीमाओं पर अब न तलवारें बल्कि पुस्तकालय बनवाए गए। गुरु देवव्रत ने सौर्यवीर से कहा, राजा वही होता है जो केवल युद्ध नहीं जीतता, समय को जीतता है। अंतिम दृश्य। सालों बाद एक बूढ़ा सौर्यवीर अपनी पोती को अमरगढ़ की कहानी सुना रहा था। पोती बोली, दादा, अंधेश्वर अब फिर आ सकता है क्या? सौर्यवीर ने मुस्कुराकर कहा, हर युग में अंधेश्वर लौटता है डर बनकर, लेकिन जब तक एक भी दीपक जलता रहेगा वह कभी टिक नहीं पाएगा। और दूर क्षितिज में सूरज निकल आया, एक नए युग का प्रतीक बनकर। अमरगढ़ का सिंहासन समाप्त।